and in order to make the company more attractive to equity investors. Analyze and discuss the proposal A. So ये प्रपोजल्स दिए गए हैं, उसके हिसाब से अपने को इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बताना है। तो अगर डीपीएस को 20% से इम्प्रूव करना है, डीपीएस को 20% से इम्प्रूव करना तो करंट अपना डीपीएस कितना 2 दिया है डिविडेंड पेड। 2 डिविडेंड पेड अपॉन डीपीएस ना, सो डी अपॉन ई रहता है। डीपीएस अपॉन ईपीएस ना। डीपीएस अपॉन ईपीएस। तो पहले ईपीएस निकाल लेते हैं, करंट का पहले करंट जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना वो ले लेते हैं, फिर प्रपोजल एबीसी अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। ठीक है। जो करंट वैल्यूज अपने को रिक्वायर्ड है वो तो कंपनी अपना करंट ईपीएस इज नथिंग बट EPS is earnings, that is profit after tax, interest and preference dividend divided by number of shares. So that is profit after taxes, retained profit for the period. वो नहीं चाहिए, profit for the period, profit before tax. Okay, तो 6 divided by हाँ ना, परफेक्ट। number of shares divided by 5 divided by 10. 0.6. हाँ 0.6। DPS is dividend per share is dividend upon divided by EPS. नहीं, मुझे पता है क्या लगता है, एज पर द नेम गोज डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। Number of shares. मेक सेंस ना। तो डिविडेंड इज 2, ठीक है। तो 2 divided by 10 हो जाएगा ना, वो भी तो 0.2 आ जाएगा, तो वो तो अपने को दिया है। फिर तो डिविडेंड पे आउट इज बेसिकली, आई थिंक डिविडेंड पे आउट इज डीपीएस अपॉन ईपीएस ना। हाँ 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 हाँ, डीपीएस अपॉन ईपीएस। डीपीएस करंट बाय डिविडेंड पे आउट इक्वल्स टू 33.33 है, और अपने को इसको इंक्रीज करना है बाय 20%। हाँ, अपने को डीपीएस को इंक्रीज करना है ना, डिविडेंड पर शेयर। अपने को डिविडेंड पर शेयर आ गया 0.2, उसको मैंने 20 से इंक्रीज किया तो 0.04, सो 0.24 न्यू डीपीएस। तो जब मैं नया फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं डिविडेंड वुड बी 0.24 into number of shares which is 10, मैं डिविडेंड वुड बी 2.4। तो बेसिकली वो बोलना चाहता है कि 2.4 से बढ़ा दो डिविडेंड को, प्रपोजल ए बोलना चाहता है। 2.4 तक कर दो। इज योर डिविडेंड। हाँ, नो, न्यू डिविडेंड आता है 2.4। so now retained profit for the period would fall to 3.6. Yes, correct. So my retained earnings would fall by 0.4
which is ठीक है, मतलब वो तो काफी शॉर्ट फॉल है। एक मिनट, ऑप्शन ए में दिया है कि करंट डिविडेंड पर शेयर शुड बी इंक्रीज इन ऑर्डर टू मेक द कंपनी मोर अट्रैक्टिव टू इक्विटी इन्वेस्टर्स। तो अगर 0.24 करना है अपने को डीपीएस, तो अपना प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा डिविडेंड एंड पे आउट अपना रेशियो। रिटेन्ड अर्निंग्स भी कम हो जाएगा बिकॉज वी आर पेइंग मोर डिविडेंड, सो आवर रिटेन्ड अर्निंग्स विल फॉल। हाँ, अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स वगैरह तो कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ रिटेन्ड प्रॉफिट फॉर द पीरियड विल चेंज। हम्म। और डिविडेंड इंक्रीज करने से क्या होता है? देख, अगर हमने डिविडेंड इंक्रीज किया ना, तो हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है ना, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो हो जाएगा 40 है ना। ओ हम्म। सॉरी, ये मैंने है ना गलत हाँ, कर 40% हाँ, करेक्ट 40 हो है। जाएगा। मेरे को 4, मतलब मेरे को डायरेक्टली 4 आ रहा था, वो 0.4 आना चाहिए। तो 0.33% का 0.4, मतलब 33% का 40% हो जाएगा, विच इज नॉट अ एक और मेजर। चीज एक और चीज है कि जो लोन नोट्स है दैट आर रिडीमेबल इन 3 years टाइम, अगर हम डिविडेंड इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो रहा है। सो इफ वी कंटिन्यू टू इंक्रीज द डिविडेंड, अपना रिटेन्ड अर्निंग कम होएगा एंड देन व्हेन इट इज टाइम टू पे बैक द लोन नोट्स, हाँ, तब अपने को फाइनेंस का प्रॉब्लम आएगा। बहुत ही मस्त पॉइंट है। मेरे पास एक और था कि बिकॉज हम अगर आज दे रहे हैं, मतलब 40% का पे आउट कर रहे हैं, तो हमें हम्म। अगले सालों में उस चीज को इंक्रीज ये करना होगा, या फिर उसको स्टैग्नेट रखना मेंटेन पड़ेगा करना फोर्टी होगा, परसेंट राइट। पे। विच राइट। कैन बी अ चैलेंज। तो प्रपोजल ए का ये प्रॉब्लम्स है। एंड देन वी कैन नॉट ऑल्सो गारंटी कि एवरी ईयर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो। हम्म। तो ये तो पढ़ ले। बेसिकली, हाँ पढ़ बोल लेते बोल बोल इसका। बोल। नहीं, रुकना, पहले तीनों पॉइंट कर लेते फिर पढ़ते हैं। अरे नहीं, मतलब देख, दूसरा वाला 8 मार्क्स के लिए है, और थर्ड वाला सबसे मेन, वो तो 7 मार्क्स के लिए है। एक एक करके जाते हैं, ओके। चलो। हाँ ठीक है, तो पढ़ लेते मेरे हैं। पास कुछ और पॉइंट था, मुझे होता है तो बेसिकली बात कुछ बोलने वाली थी, मैंने टोक दिया। ओह, मैं क्या बोलने वाली थी? डिविडेंड पर शेयर और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज डिविडेंड इक्विटी डज नॉट रिलेट। ओके। टैक्स का भी कुछ ऐसे मेजर इम्प्लीकेशन आई डोंट थिंक सो है। टैक्स का नहीं कंसिडर करेंगे ना हम यहाँ पे डिविडेंड पे करने के टाइम पे। नहीं नहीं, आजा आजा पढ़ लेते। पढ़ लेते हैं। Echo company paid a total dividend of 2 million or 20 cents per share, according to the हम्म। statement of profit or loss information. An increase of 20% would make this to 2.4 million or 24 cents per share, and would reduce the dividend cover from 3 times to 2.5 times. Okay, dividend अपन ने cover. इंस्टेड ऑफ डिविडेंड कवर अपन ने डिविडेंड पे आउट कैलकुलेट किया। डिविडेंड कवर कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिविडेंड अपॉन। प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय डिविडेंड। ओके, लाइक अरे इंटरेस्ट अपन कवर, मतलब उसके इंटरेस्ट ऊपर। हाँ। इंटरेस्ट करना अपन कैसे करते? पीबीआईटी हम्म। अपॉन इंटरेस्ट, तो इट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय डिविडेंड। Okay, perfect. This is debatable whether this increase in the current dividend would make the company more attractive to equity investors who use a variety of factors to inform their investment decisions, not expected dividends alone. For example, they will consider the business and financial risk associated with the company while deciding on their required rate of return. Okay. It is also unclear what objective the finance director had in mind when suggesting a dividend increase.
The primary financial management objective is the maximization of shareholder wealth, and if Echo company is following this objective, the dividend will already be set at an optimal level. From this perspective, a dividend increase should arise from increased maintainable profit, not from a desire to make the company more attractive. Increasing the dividend will not generate any additional capital for Echo company, since existing shares are traded on the secondary market. Furthermore, Miller and Modigliani have shown that in the perfect capital market, share prices are independent of the level of the, dividend paid. The value of the company depends upon its income from operations and not on the amount of income that is paid out as dividends. Increasing the dividend would not make the company more attractive to equity investors, but would attract equity investors who desired the new level of dividend being offered. Current shareholders who were satisfied by the current dividend policy could transfer their investment to a different company if their utility had been decreased. The proposal to increase the dividend should therefore be rejected, perhaps in favor of a dividend increase in line with the current dividend policy. Okay. ये मिलन मॉडल यानी कि दो थे ना एक्चुअली एक डिविडेंड इररेलेवेंस और एक डिविडेंड रेसिडुअल थ्योरी और एक और एक डिविडेंड रेलेवेंस। रेलेवेंस वो एमएनएम का नहीं है। एमएनएम के सिर्फ दो है, एक डिविडेंड इररेलेवेंस और एक रेसिडुअल थ्योरी। और एक रेसिडुअल ये दोनों थ्योरी। एमएनएम के हैं। ओके, तो ये जो इन्होंने बोला है कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस पे ज्यादा करता है ये डिपेंड वैल्यू ऑफ द कंपनी, इट इज डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी का ही। यस। काफी सही थे points। या दे कैन आल्सो इधर रेसिडुअल थ्योरी भी बोल सकते हैं कि मतलब डिविडेंड अभी के, बिकॉज दे आर ऑलरेडी पेइंग डिविडेंड्स, तो दे कैन से डिविडेंड रेसिडुअल थ्योरी आल्सो कि तुम अभी डिविडेंड पे मत करो, तुम कभी बाद में कर दो, पहले तुम इन्वेस्ट कर लो प्रोजेक्ट में, उसके बाद यू I कैन से remember वी correctly, कैन से दैट आल्सो। if I remember correctly, रेसिडुअल थ्योरी वाज कि डिविडेंड ना पे करके उस पैसे को कंपनी के बेटरमेंट पे लगा दो, सो दैट आगे चल के कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। दैट तब इज जाके इररेलेवेंट। दैट दैट इज इररिलेवेंट। इररेलेवेंट। ये जो इन लोग ने एक्सप्लेन किया, दिस इज डिविडेंड इररेलेवेंस, जो तू बोल रहा है वो ये थ्योरी है। ओके, रेसिडुअल थ्योरी इज के डिविडेंड इज इम्पोर्टेंट बट द टाइमिंग ऑफ पेमेंट पेइंग द डिविडेंड इज नॉट इम्पोर्टेंट। कि मतलब तुम डिविडेंड का टाइम आता है तो तुम डिविडेंड अभी मत पे करो, पहले तुम प्रॉफिट्स में से इन्वेस्ट करो इन पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स, एंड उसके बाद अगर तुम्हारा कुछ रिटेन प्रॉफिट बचता है तो तुम डिविडेंड्स दो। सो डिविडेंड इज इम्पोर्टेंट बट बाद में। हाँ, मतलब टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम कभी भी दे सकते हो इफ यू हैव सफिशिएंट फंड्स। सही सही। प्रपोजल बी इधर अब जाते हैं। A bond issue should be made in order to raise 15 million of the new debt capital, although there are no investment opportunities currently available. The cash raised would be invested on short-term basis until a suitable investment opportunity arose. The loan notes would pay interest at a rate of 10% per year and are redeemable in 8 years' time at the nominal value. Ratios तो easy लग रहा है। at the rate of 10%, तो 15 पे 10% इंटरेस्ट मतलब 1.5 इंटरेस्ट हर टाइम पे होगा। तो पीबीआईटी is interest 3 plus 1.5 which is 4.5 now
minus this income tax expense. चीज का 3%। 33% है ना टैक्स? मैंने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया है। कर लिया। इंटरेस्ट हमारा एग्जिस्टिंग 3 मिलियन है, एंड अगर हमने लोन नोट्स इश्यू कर दिए तो उसके ऊपर 10% ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट। बराबर। तो 1.5 और ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट में, सो इट विल बिकम टोटल 4.5। हाँ। ओके। टैक्स, फिर इनकम टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, रिटेन्ड प्रॉफिट, ठीक है। इन लोगों ने कुछ बोला नहीं है ना? ऑल्दो द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ओके, सुटेबल इन्वेस्टमेंट ओके, ठीक है। डू वी हैव टू कंसिडर पीबीआईटी एज सेम? पीबीआईटी, हाँ पीबीआईटी तो सेम ही रहेगा ना। गुड क्वेश्चन, बट मैंने कुछ बोला तो नहीं है ना नीचे। हम्म। तो टैक्स का भी अपने को पता नहीं, तो इन लोगों ने यहाँ पे कितना टैक्स लिया है? 3 डिवाइड बाय 9, हाँ 33.33% है टैक्स। इन लोग को इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 8 टाइम्स कैसे आ रहा है, इज माई क्वेश्चन। थोड़ी एवरेज डेटा है वो। हम्म। इन डेप्थ। डिविडेंड अपन पे करेंगे 2, जो दिया है वो। तो अपना रिटेन्ड प्रॉफिट्स आ जाएगा 3, राइट? हम्म। तो रिटेन्ड प्रॉफिट कम हो रहा है। 3.025 ना। 3.025 कैसे? तूने 33% लिया ना टैक्स को। हाँ, तो मुझे 2.5 आया। इनकम सेवन टैक्स। पॉइंट फाइव 7.5 हाँ। पे 33.33 निकाला, 2.5 आ रहा है। तुझे कितना आ रहा है? मुझे ओके, तूने उसी को इज इक्वल टू किया, हाँ ठीक है, मैंने खाली 0.33 किया। मैंने उस अच्छा। सेल का नहीं दिया, तो हाँ बराबर 2.5 आ रहा है। हाँ दिस इज बेटर।
अपने को दिखेगा वन ना, पीछे 19 हो गया। तो देख मुझे नहीं पता बट मुझे अच्छे फिगर्स आ रहे, लाइक 150% और 225 ऐसे ऐसे परसेंट के फिगर्स आ रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म डेट। लेकिन जो मैंने इक्विटी ली है उसमें से कायदे से वन माइनस नहीं होना चाहिए। मतलब अपना जो प्रॉफिट आ रहा है वो अपना अभी 19 मतलब 3 का आ रहा है रिटेन प्रॉफिट। तो अपना रिटेन्ड अर्निंग्स में एक्चुअली 14 जाना चाहिए। 1 मिनट, मेरे को समझ नहीं आ रहा तू क्या बोल रहा है। 1 मिनट रुक जा। आराम से तो कर ले। मुझे डेट अपॉन इक्विटी का परसेंटेज आ रहा है 225। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे भी वही आ रहा है 225, लेकिन तुझे नहीं ये लगता कि अपने जो प्रॉफिट्स किए हैं रिटेन वो अभी अगर 3 के हो रहे हैं तो अपना रिटेन्ड अर्निंग्स एक से फॉल 14 करेगा, हो जाएगा। 14 हो राइट, हाँ हाँ, जाएगा। दैट्स राइट। पीछे शायद एब्सोल्यूट में 225 ही आया होगा उनको भी, हाँ उन्होंने भी 225 लिया है। नहीं बट अब तू सही बोला ना, रिटेन अर्निंग्स कम हो जाएगा। हम्म। बिकॉज रिटेन प्रॉफिट 3 हो गया 4 की जगह। भाई तो शेयर्स ordinary shares is 5 and retained earnings पहले था 15 तो अब हो जाएगा 14। हम्म, तो 19 हो गया, तो अपना डेट अपॉन इक्विटी आ जाएगा। डेट अपॉन इक्विटी 236.84। बराबर। ठीक है। तो अपने ऑलरेडी जो करंट रेशियोज थे वही बहुत ज्यादा खराब थे, और अगर और हम्म। डेट लेंगे तो और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे, तो इंटरेस्ट कवरेज विल फॉल टू 2.67%। तूने भी निकाला ना। हाँ। हाँ, और लॉन्ग टर्म डेट विल इंक्रीज टू 236.84%, विच इज क्वाइट बैड एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री एवरेज ऑल्सो। ये भी एक पॉइंट बोल देंगे। और इंटरेस्ट कवरेज 8 टाइम से डायरेक्ट 2.6 हो रहा है ना। नहीं, ये एवरेज है। अपने को अपनी कंपनी का निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट कवरेज। तो अपन अपनी कंपनी का 3 मतलब 12/3 करेंगे। ओके। हाँ। करंट इज 9/3, नहीं, करंट इज 12/3 and interest cover will be, for current it will become 12/4.5, right? करंट रेशियो। नहीं नहीं नहीं, 12/4.5 will be for अपन प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद। हाँ 4.5 इंटरेस्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स इंटरेस्ट कवरेज विल फॉल टू 2.67, 2.7 बेसिकली। हाँ परफेक्ट। हम्म। और कुछ बोला है फाइंड करने को? तो मैं, नहीं ऐसे तो कुछ बोला नहीं है, लेकिन पॉइंट्स बहुत सारे बोल सकते हैं कि जैसे कि वो बोला ना, देखना कि ऑल दो देर आर नो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज करेंटली अवेलेबल, तो अगर करेंटली हाँ। अवेलेबल नहीं है तो इतना बड़ा रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब हम्म। कितने 8 मार्क्स के लिए, लेकिन ये चीज भी 2 मार्क के तो 8 मार्क्स रेशियोज के हो गए। सर 2 मार्क के तो रेशियोज हो गए। रेशियोज 2 मार्क्स के हो गए। पहले तो बैंक हमें लोन देगा कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ पे एसेट्स का कोई एक्सट्रैक्ट दिया नहीं गया है, सो इट इज हार्ड टू मेक एनी सेंस।
कि उतने एसेट्स इक्विवेलेंट एसेट्स होंगे कि नहीं होंगे। एक पॉइंट। एंड we already have debt which is redeemable in 3 years. So high levels of gearing can, be risky for the company. सुनना, इन लोग का 8% है ना फेस वैल्यू, मतलब ये परसेंटेज लोन क्या नोट्स का। 8% करेंट लोन वाला? नोट्स है। हाँ, हाँ ऑन 30, हाँ विच इज 2.4 का इंटरेस्ट। और लेकिन हाँ। इनका यहाँ पे इंटरेस्ट इन्होंने लिखा है 3 का, शॉर्ट टर्म भी होगा ना इंटरेस्ट इसमें? और इन्होंने दिया नहीं है। दिया नहीं टोटल है वो कहीं इक्विटी, भी अच्छा हाँ, शॉर्ट सॉरी टर्म सॉरी, का। दिस इज टोटल इक्विटी एंड नॉन करंट लायबिलिटीज, ओके। हाँ, सो शॉर्ट टर्म लोन भी होगा इनका, जो 0.6 हम्म का बका बका मतलब बन रहा है। इतनी बड़ी हम्म बात नहीं है, बट हम्म। एक तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक्सप्लेन कर देंगे, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी एक्सप्लेन कर देंगे कि 80% इंडस्ट्रीज का है बट हमारा तो कुछ ज्यादा ही है। बराबर। फिर एक, अगर ऑलरेडी हाई लेवल्स ऑफ गियरिंग कैन बी रिस्की फॉर द कंपनी, reducing the retained earnings can also impact the dividend payment. रिड्यूसिंग द रिटेन, हाँ बराबर। इधर कैपिटल गियरिंग वगैरह भी फाइंड आउट करने का है क्या, लाइक कैपिटल गियरिंग मतलब डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, अगर कुछ नहीं है तो हाँ कर सकते हैं, वो कर लेंगे फिर। बट अपन उसको कंपेयर किससे करेंगे? कंपैरिजन का बेसिस नहीं है ना अपने ओ पास। राइट राइट राइट। अगर एटलीस्ट 2 साल का भी डेटा दिया होता वी कुड कंपेयर, बट यहाँ पे अपने पास कंपैरिजन के लिए कुछ नहीं है, तू फाइंड करके बोलेगा क्या पॉइंट? पहले अपने पास 30/20 मतलब 20/50 बन रहा था, और अभी अपने पास जब अपन 15 का न्यू इशू करेंगे हम्म तो और 15 एड अप हो जाएंगे। हम्म तो अपन अगर पहले ही इ, इतना ज्यादा था, अभी और ज्यादा हो गया, नहीं कम होगा ना एक्चुअली, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। डेट बढ़ रहा है ना, हाँ, तो नीचे भी तो तो कम बढ़ रहा है, कैसे होगा? न्यूमरेटर में भी, डिनोमिनेटर में भी तो बढ़ रहा है। टोटल कैपिटल। 10 और डिवाइड बाय 20 करूंगा या 50, मैं 20 डिवाइड बाय 30 करूंगा, हाँ तो फिर भी बढ़ेगा, बराबर है। कम अमाउंट हाँ से बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा। बढ़ेगा ही। ठीक है, पढ़ लेते हैं। हम्म The proposal to raise 15 million of additional debt finance does not appear to be sensible one, given that the current financial position of Echo Company. The company is very highly geared in financial gearing measured on the book value basis is considered. The debt upon equity ratio of 150% is almost twice the average of the company similar to Echo Company. The negative view हम्म of the financial risk of the company is reinforced by the interest coverage ratio, which is at only 4 times, is half that company similar to Echo Company. ओके। Raising additional debt would only worsen the indicators. फिर तो ये सब उन्होंने बताया है अगले पैरा में आगे। The proposed use to which the newly raised funds would be put merits further investigation. Additional finance should be raised when it is needed rather than being held for speculative purposes until a suitable investment opportunity comes along. Echo Company will be paying an opportunity cost on the new finance equal to difference between the interest rate on the new debt and the interest paid on short-term investments. Okay, the opportunity cost would decrease the shareholder wealth. Even if an investment opportunity arises, it is very difficult. Sorry, it is very unlikely that the funds needed would be exactly equal to 15 million. Right. से कम अगर हो गए तो अपन ने बहुत फालतू में लोन ले लिया है, ऐसा हो जाएगा। हम्म The interest charge in the statement of profit or loss information is 3, while the interest payable on 8% loan notes is 2.4 million.
it is reasonable to assume that 0.6 million of the interest is due to Is an an overdraft. overdraft. Assuming the short-term interest rate lower than 8% loan note rate, say 6%, implies an overdraft of approximately 10 million. Million. ठीक है ये तो फालतू which is one third of Assume the किया amount वो of the long चीज़। term हाँ the debt upon equity ratio calculated did not include this significant amount of short term debt and therefore underestimates the financial risk of eco company, right? The bond issue would be repayable in 8 years' time, which is 5 years after the redemption date of the current loan note issue. The need to redeem the current 30 million loan note issue cannot be ignored in the financial planning of the company. The proposal to raise 15 million of long-term debt finance should arise from a unconsidered strategic review of the long-term and short-term financing needs of Eco Company, which must also consider redemption or refinancing of the current loan note issue and perhaps reduction in the sizable overdraft, which may be close to or in excess of its agreed limit. In light of the concerns and the considerations discussed, the proposal to raise additional debt finance cannot be recommended. हाँ, तो दोनों proposals फालतू थे. Last. जाए आगे. Use these funds to reduce gearing and financial risk. Calculate the theoretical X-rate price per share and amount of finance that would be raised under Proposal C. Evaluate and discuss the proposal to use these funds to reduce. मतलब ये यू का मतलब प्रपोजल सी को एक्सेप्ट तो करने का है ही है, बस अपने को कैसे करना है वो बताना है. Evaluate and discuss this proposal to use these funds to reduce gearing and financial risk. ऐसा नहीं है, इन लोग ने बोला है कि देखो यूज कर सकते हैं कि नहीं, and whether we can use this equity finance to reduce the gearing and financial risk, as already company में बहुत high levels of gearing है. ओके ठीक है, तो पहले अपन theoretical X-rate प्राइस निकाल लेते हैं. Hmm. अरे ये मेरा पेज नंबर बोल, मेरा क्वेश्चन गायब हो गया. पेज नंबर 188. हम्म. एक मिनट. यार प्लीज. रूम में. दादू बेचो हट गया टाइम कैसे लगे उधर है ना, वो खाना रख रहे थे ना तब, तो उसमें लेट हो गया, इसलिए लेट निकली थोड़ा. क्या तू लाई गाड़ी ना, नहीं लाई. जल्दी डाल भाई, भूख लगी है. 144 राइट इशू, तो अभी करंटली ऑर्डिनरी शेयर्स आर 5 डिवाइडेड बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 4, 2.5 मिलियन है ना राइट इशू. हेलो. नहीं एक मिनट, अगर करंट शेयर प्राइस 2.3 है हम्म.
तो अपन तो राइट इशू 20% के डिस्काउंट पे कर रहे हैं, तो 1.84 नहीं होगा राइट्स? नहीं, मैं बोल रही थी नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रही थी मैं। नंबर ऑफ शेयर्स कर देती है। नंबर ऑफ शेयर्स तो पहले तो 10,000 थे, या 10 मिलियन बोल ले। अभी अपन ने, हाँ राइट, 144 किया है, तो बाय 4, तो इतना मिलियन। Obviously cash raised would be 2.5 million into the issue price of 1.84, जितने, तो cash raised is 4.6 millions. एक मिनट। 2.3 माइनस 20%, 1.84, 4.6 करेक्ट। चलो then let's go है। अभी हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम लोग डेट अपॉन डेट प्लस डेट अपॉन इक्विटी में यूज करना है ना इसको। पहले डेट था अपना, इक्विटी नाउ वुड बी, अपन डेट इक्विटी निकालते वक्त ऑर्डिनरी शेयर्स पे वी विल कंसिडर द नॉमिनल वैल्यू, राइट? हाँ है ना? हाँ हाँ, मुझे वही लगता है। तो पहले डेट अपॉन इक्विटी जो और रिजर्व्स रिटेन्ड अर्निंग्स अपना सेम ही होगा ना? रिजर्व्स का रिटेन्ड अर्निंग्स, हाँ हाँ बराबर, क्योंकि इस टाइम पे अपन ने कोई, क्या बोलते हैं, डेट इश्यू नहीं किया है। हम्म। 141.17 आ रहा है आंसर। डेट इक्विटी रेशियो। मेरे को 121.95 आया, ओके। क्योंकि मैंने कैश रेस का पूरा 4.6 लिया। मतलब? अपन अपन ने 4.6 मिलियन कैश रेस किया है राइट, तो मैंने वो पूरा हाँ, 4.6 लिया और 20 में ऐड किया, तो 24.6 आया। 20 में ऐड किया। 20 हाँ, क्या है? इक्विटी। इक्विटी 20 मिलियन है। एक मिनट, तो 10 मिलियन पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स इज 1 लाख, 1 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 0.5 इक्वल टू, तो 50 हो रहा है। तो 20 कैसे आया? तो यार, ये जो टोटल तो इक्विटी का वैल्यू, टोटल इक्विटी क्यों ले रहा है? नंबर ऑफ शेयर्स में ऐड करेगा ना, रिटेन्ड अर्निंग्स को क्यों ऐड कर रहा है उसमें? तो यू जस्ट टुक 20 एंड प्लस न्यू इशू जो हुआ है, हाँ प्रोसीड्स फ्रॉम न्यू इशू ऐड किया उसमें। हाँ, तो टोटल कितना आया? 24.6 आया था मुझे तो। 24.6, ओके। सो 50 प्लस, इफ आई ऐड दिस, हाँ पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी पढ़, मुझे खाने जाना है। ओके ओके सॉरी। तो ये सारे अपन ने रेशियो के लिए फाइंड आउट किए, यहाँ तक अपन पूरे सही हैं। कैश रेस्ड, ये सब भी ठीक है। इन करंट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4 टाइम्स, करंट रिटर्न ऑन इक्विटी इज 30%। ओके।
Okay. In the absence of any indication as to the return expected on the new funds, we can assume that the rate of return will be the same as on existing equity, an assumption consistent with the calculated theoretical X-right price after tax return on the new funds is 4.6 into 3.38, मतलब ये ये तो जो, tax. एक मिनट, ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं इन लोग? We can, in the absence of indication of the return expected, we can assume that the rate of return will be the same on existing equity. Okay. ओके, तो इन लोग ने टीईआरपी वापस क्यों कैलकुलेट, ये तो अपन ने किया ना 4.7 टाइम्स। नहीं, अपन ने 2.07 टीआरपी कैलकुलेट किया। They have done is, I think उन्होंने टैक्स कैलकुलेट किया है इस बेसिस पे कि जो अपने को नया नया बिजनेस आया है, इक्विटी मिला है, हम्म। उससे अपन नया बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। हम्म। 1.38 है अपॉन 1 - 33.33, मतलब जो जो अपने को रिमेनिंग उसके बाद का फिगर है, अच्छा। ऐसा ओके। मुझे लगता है। तो ये 2.07, मतलब उन्होंने एक तरीके से रिवर्स कैलकुलेशन लगा के 2.07 मिलियन लाया है। हम्म। रिवाइज्ड इंटरेस्ट कवरेज उन्होंने वैसे ही लाया है 4.7 टाइम्स की, ऐसे बेटर हो सकता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। The current debt upon equity and interest coverage ratio suggests that there is a need to reduce the financial risk of eco company. A rights issue would reduce the debt upon equity of the company from 150% to 122% on the book value basis, which is 50% higher than the average debt upon equity ratio of similar companies after the rights issue. Financial gearing is still therefore high enough to be a cause of concern. The interest coverage ratio would increase from 4 times to 4.7 times, again assuming that the new funds will earn the same return as existing equity funds. This is still much lower than the average interest coverage ratio of similar companies, which is 8 times, while हम्म। 4.7 times is a safer level of interest coverage. It is still somewhat on the low side. No explanation has been offered for the amount to be raised by rights issue. Why has the finance director proposed the 4.6 million to be raised? If the proposal is to reduce the financial risk, what level of financial gearing and interest coverage would be seen as safe by the shareholders and other stakeholders? Would use What use would be made of the funds raised? If they are used to redeem debt, they will not have a great impact on the financial position of the company. In fact, it appears likely that the overdraft is twice as big as the amount proposed to be raised by the rights issue. The हम्म। refinancing need, therefore, appears to be much greater than 4.6 million. If the funds are to be paid for investment purposes, further details of the investment project, its expected return, and its level of risk should be considered. There seems to be no convincing rationale for the proposed rights issue, and it cannot therefore be recommended, at least for on financial grounds. तो ये भी नहीं कंसिडर करना है, तो क्या? तुमने कंसिडर नहीं किया।